नमस्कार, मैं रविश कुमार। तो तालाबंदी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसे लेकर सारी अटकलें समाप्त होती हैं। 1 मई को ही केंद्र सरकार ने बता दिया है कि तालाबंदी बढ़ने जा रही है और इस बार प्रेस रिलीज के जरिए यह सूचना आई है कि 4 मई के बाद से अगले 2 हफ्ते के लिए तालाबंदी बढ़ाई जा रही है। इस दौरान जो रियायतें दी गई हैं अलग अलग सेक्टरों में वो जारी रहेंगी। सफाई और सावधानी की शर्तें पूर्ववत बनी रहेंगी और अब हम सबको आधी मई तक तालाबंदी की शर्तों से गुजरना होगा। 24 मार्च से तालाबंदी इस देश में लागू है। दूसरी बार बढ़ाई गई तो इसकी अंतिम सीमा 3 मई तक रखी गई और अब 4 मई से 2 और हफ्ते के लिए तालाबंदी बढ़ाई जाती है। नए फैसले के मुताबिक बसें और ट्रेनें अभी बंद रहेंगी। गृह मंत्रालय की अनुमति से कुछ हवाई यात्राएं हो सकेंगी। स्पेशल ट्रेन और स्पेशल बसों को भी इजाजत दी जाएगी। रेड जोन में किसी तरह की गतिविधि नहीं होगी। ग्रीन जोन में कुछ छूट मिलेगी। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी खुलेगी। रेड जोन में शर्तों के साथ निजी गाड़ियां चलेंगी। कार में 2 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी। कार में ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर को इजाजत मिलेगी। 2 पहिया वाहन में सिर्फ 1 को इजाजत मिलेगी। हर जोन में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। ऑरेंज जोन में प्राइवेट कैब्स को अनुमति दी जाएगी। सिर्फ 1 पैसेंजर को कैब में इजाजत होगी। ग्रीन जोन में कई गतिविधियों को इजाजत दी गई है। सीटों से आधे यात्रियों के साथ बसें चलेंगी। ग्रीन जोन में व्यावसायिक दुकानें भी खुलेंगी। और यही नहीं, आज के दिन यानी 1 मई के दिन केंद्र सरकार ने एक और फैसला लिया। हालांकि यह फैसला बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। फैसला यह है कि रेलगाड़ियां अब मजदूरों को लेकर उनके राज्यों तक जाएंगी। जब 24 मार्च को तालाबंदी हुई थी तभी से महाराष्ट्र सरकार इसके लिए मजदूरों को पहुंचाने के लिए ट्रेनें चलाने की मांग करती रही। 30 अप्रैल तक बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कह रहे थे कि ट्रेन चलाई जाए वरना इतनी बड़ी संख्या में आप मजदूरों को घर नहीं ला सकते। पर क्या उन्हें पता था, क्या उन्हें नहीं पता था कि इसकी तैयारी झारखंड के हटिया स्टेशन से शुरू हो चुकी है और एक ट्रेन हैदराबाद के लिंगमपल्ली स्टेशन की तरफ जाने वाली है। 1 मई की सुबह जब यह रेलगाड़ी निकली तो मीडिया में यह खबर सनसनी की तरफ फैल गई कि सरकार ने क्या कोई प्रयोग किया है या फिर गुप्त रूप से रेलगाड़ी चलाने का फैसला हो गया है। इस रेलगाड़ी में 1200 से अधिक मजदूरों को बिठाया गया। देह की दूरी के नियमों का पालन करते हुए एक कंपार्टमेंट में 74 मुसाफिर आ सकते हैं, मगर 54 ही बिठाए गए और सैनिटाइज भी किया गया रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म वगैरह को। क्या यह फैसला बहुत पहले नहीं हो सकता था, मार्च के महीने में 20 अप्रैल के दिन या 12 अप्रैल के दिन की रेलगाड़ियों से मजदूरों को भेजा जा सके? जैसे ही यह खबर आई, जो कि आनी थी, तो रेल मंत्रालय ने तुरंत लीपापोती वाली सफाई दी कि सिर्फ 1 बार के लिए चलाई गई है, वो भी तेलंगाना सरकार की अर्जी पर। तो क्या बिहार सरकार अभी तक सिर्फ मीडिया में बयान ही दे रही थी? उसने इस तरह की कोई आधिकारिक अर्जी नहीं दी। हमें इसके तथ्य हमारे सामने नहीं है, लेकिन यह जानकारी आते ही कांग्रेस पार्टी आक्रामक हो गई और पूछने लगी कि जो काम 40-45 दिन पहले हो सकता था वो इतनी देर से क्यों हुआ। इसका क्या औचित्य है, क्या लॉजिक है? स्पेशल आप प्लेन ला सकते हो, स्पेशल ट्रेन क्यों नहीं? आप विभिन्न ट्रेन चलाइए। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म बड़ा आसान है ट्रेन में रखना, उसमें खाने का प्रबंध हो, और इतने सैकड़ों लोगों के लिए ट्रेन से बेहतर जो स्पेशल होंगी, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएंगी, उसका क्या औचित्य हो सकता है मना करने के? पूर्व रेल मंत्रियों ने कहा है, विपक्ष की कई अलग पार्टियों ने, कांग्रेस ने बहुत कहा ही है, लेकिन औरों ने कहा है। पर अब ठीक है कि केंद्र सरकार ने आखिरकार मजदूरों को रेलगाड़ी से वापस भेजने का फैसला कर लिया। तो क्या हम इस संकेत के रूप में इसे देखें कि तालाबंदी की प्रक्रिया भी और चल सकती है? क्योंकि जब आप मजदूरों को दूसरी जगह पहुंचाने का फैसला कर रहे हैं, वो भी महीना भर से ज्यादा गुजर जाने के बाद,
तो क्या आपने ये सोचा है कि अगर तालाबंदी टूटेगी तो कारखानों को, दुकानों को और बाजारों को चलाने के लिए इन मजदूरों की वापसी के लिए क्या फिर से ट्रेनें चलाई जाएंगी? क्योंकि रियायत तो एक बार के लिए ही दी गई है अपने घरों तक पहुंचने के लिए। यह एक छोटी सी समस्या है और रेलगाड़ी नहीं चलने के कारण जो दिक्कतें आ रही थीं वो बहुत ज्यादा थी। पिछले 2-3 दिनों में गुजरात के सूरत से उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए कई बसें निकली। ये 27 अप्रैल का वीडियो है और उड़ीसा के कुछ मजदूरों ने गंजाम जाने के लिए बसें किराए पर ली। एक मजदूर का किराया उतनी दूर का 3 से 4 हजार रुपए का लगा है। अगर परिवार लेकर गया है तो 15 से 20 हजार रुपए किराए में ही। इस आर्थिक संकट में जब उसके पास अनाज नहीं, कमाई नहीं, तो ये उससे एक दोहरी आर्थिक मार पड़ी है उसके ऊपर, उन मजदूरों के ऊपर। यही नहीं, जो मजदूर गरीब हैं उन्होंने मुख्य मार्गों को छोड़कर उन सुनसान रास्तों को पकड़ लिया और पैदल चलना शुरू कर दिया जिन पर प्रशासन की आमतौर पर नजर नहीं होती है। सूरत में इसके लिए कई जगहों पर चेकपोस्ट बनाए गए थे जहां पर मजदूरों को जाना था, अपनी स्क्रीनिंग करानी है और नाम पता लिखाकर एक प्रमाण पत्र लेना है ताकि गंतव्य पर पहुंचकर उसे दिखा सकें कहां से किस हालत में आए हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए, चेकपोस्ट के बाहर की है कि लोग किस अवस्था में लाइन में लगे हैं। यहाँ व्यवस्था नजर आ रही है, मगर आप इस चेकपोस्ट के भीतर की तस्वीर को देखिए तो सामान्य दिनों की तरह हंगामे की यहाँ पर तस्वीर है। देह से दूरी बनाए रखने के किसी भी नियम का अगर पालन हो रहा हो तो आप बताइए। अगर मास्क लगाना ही सबसे अधिक सुरक्षा के कदम हैं तो फिर तालाबंदी की जरूरत ही नहीं थी, हर किसी को मास्क ही लगा लेना था। मास्क लगाकर अगर भीड़ इतनी जमा हो जाए तो उस मास्क का कोई मतलब नहीं रह जाता। और दूसरी बात, बस के भीतर की तस्वीरें देखिए कि कितनी संकरे जगह पर कितने लोग इन बसों में समाये हुए हैं। एक और बात है जिस पर आपको गौर करना चाहिए कि इन बसों का किराया दिया मजदूरों ने अपनी जेब से, लेकिन बीजेपी की सांसद पार्टी का झंडा दिखाकर इन बसों को रवाना कर रहे हैं। यह ठीक है कि गृह मंत्रालय ने श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने के आदेश दे दिए, लेकिन सूरत के रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर बता रही है कि इसकी तैयारी पहले से हो चुकी थी। स्टेशन के बाहर देखिए किस तरह से गोले बनाए गए हैं ताकि यहां आने वाले मजदूरों को देह से दूरी के नियमों का पालन करने के लिए कहा जा सके। और प्लेटफॉर्म का मुआयना भी किया गया है और इसकी साफ सफाई भी रखी गई है, सैनिटाइज भी किया गया है। तो रेलवे एक तरह से अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी थी। शायद इसका फैसला उस बड़ी खबर की तरह नहीं आया, इससे पहले ही झारखंड से खबर आ गई और रेलवे को कुछ और सफाई देनी पड़ी। शाम को गृह मंत्रालय को कुछ और फैसला लेना पड़ा। अगर रेलगाड़ी चलाने का फैसला बहुत पहले ले लिया गया होता तो तबराक अंसारी की मौत ना हुई होती। तबराक अंसारी मुंबई के पास के भिवंडी से साइकिल लेकर निकले थे यूपी के महाराजगंज के लिए। अपने 10 साथियों के साथ 400 किलोमीटर साइकिल चलाकर मध्य प्रदेश के बड़वानी सीमा तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने दम तोड़ दी। इन सभी को आगे अभी 1400-1500 किलोमीटर साइकिल अभी और चलाने थे। अनुराग द्वारी ने ये रिपोर्ट भेजी थी। इस तरह की त्रासदियों से हमारे मजदूरों को गुजरना पड़ा है। आज मजदूर दिवस भी है। बस और रेल के बाद भी अभी भी बड़ी संख्या में मजदूरों की तकलीफें दूर नहीं हुई। तालाबंदी के बाद से ही अगर ये फैसला पहले हो जाता तो बहुत से मजदूरों को पैदल नहीं चलना पड़ता। महाराष्ट्र के कुछ मजदूर तेलंगाना से 1700 किलोमीटर पैदल चलकर नागपुर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि वहां ना तो रहने का ठिकाना था, ना भोजन था, ना पैसे थे। ये मुमकिन है क्योंकि बहुत सारे मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से व्यवस्था की है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि उसकी व्यवस्थाएं आधी अधूरी हैं या फिर उनमें इतनी क्षमता नहीं कि हर आदमी तक पहुंच जाए। दूसरी तरफ आप अहमदाबाद से आए इस वीडियो को देखिए, हितेश जी ने भेजी है।
ये सड़क अहमदाबाद से देवगढ़ बारिया की तरफ जाती है, 170 किलोमीटर दूर है। अहमदाबाद में काम करने वाले 11 कंस्ट्रक्शन मजदूरों का यह परिवार सुबह 4 बजे पैदल निकल पड़ा है। इन्हें ना तो बस मिलेगी, ना तो इन्हें ट्रेन मिलेगा, और ये लोग इसलिए जा रहे हैं कि इनका भी अहमदाबाद में रहने खाने का इंतजाम नहीं हो सका, पैसे खत्म हो गए। हम जानते हैं कि भारत में 10 दिन से ज़्यादा लग रहे हैं कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या डबल होने में, लेकिन 10 दिन में टेस्ट की भी संख्या इसी के आसपास रह रही है, थोड़ी ही ज़्यादा हो रही है। यानी अगर हम टेस्ट की क्षमता में देखें के हिसाब से तो हम बहुत तेज़ गति से प्रगति नहीं कर रहे हैं। अगर आप टेस्ट कम कर रहे हैं तो फिर आपके भरोसे पर सवाल उठता है कि आप कैसे आश्वस्त हैं कि इतने ही मरीज हैं, या फिर इस बीमारी की रफ्तार हमारी इतनी ही है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं स्टीव हांके, इन्होंने ट्वीट किया है कि इन्होंने जॉन्स हॉपकिंस के अपने सहयोगियों से बात की है और पाया है कि भारत का आंकड़ा सही नहीं हो सकता है। इसकी 81% आबादी असंगठित क्षेत्रों में काम करती है, तो मुमकिन है कि मरने वालों का या बीमारी का रिकॉर्ड सब कुछ कागज पर ना हो। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के बनाए मॉडल को फॉलो किया जा रहा है, इसकी बताए हुए संख्याओं को रिपोर्ट किया जा रहा है। हर जगह हेडलाइन में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है। तो क्या इस स्थिति में हम तालाबंदी से मुक्ति पा सकते हैं? अभी तक आप केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कई फैसलों को देखेंगे तो पाएंगे कि तालाबंदी की शर्तें अब 24 मार्च की तरह नहीं हैं, उसमें कई प्रकार की ढील दी जा चुकी हैं। कई जगहों पर हजारों की संख्या में फैक्ट्रियों को चालू कर दिया गया है, सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी सीमित संख्या में लौटने लगे हैं। तो हमने तालाबंदी से क्या हासिल किया? संख्या बढ़ने की रफ्तार जरूर कम है हमारी, मगर संख्या बढ़ रही। क्या कोई ऐसा देश है जिससे हम तुलना तो नहीं कर सकते, मगर देख सकें कि उसने तालाबंदी करने के बाद क्या हासिल किया? एक देश नजर आता है, वो है न्यूजीलैंड। 27 अप्रैल को न्यूजीलैंड ने कहा कि कोरोना को एलिमिनेट कर दिया गया है, यानी खत्म कर दिया गया है। मगर प्रधानमंत्री ने साफ किया कि एलिमिनेशन का मतलब जीरो नहीं होता है, लेकिन मौजूदा दौर में हमने इसे नियंत्रित कर लिया है। इसीलिए न्यूजीलैंड ने तालाबंदी पूरी तरह से खत्म नहीं की, सिर्फ लेवल 4 से लेवल 3 ही किया। यह ऑकलैंड की तस्वीर है जो हमें उस्मान ने भेजी है। उनका कहना है कि सड़कों पर गाड़ियां लौट आई हैं, मगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। सतर्कता की सारी शर्तें पहले की तरह लागू हैं, दुकानें खुल गई हैं और कोई खाने का सामान लेकर घर जा सकता है। अब दिन वाली यह तस्वीर क्राइस्टचर्च की है। शुभजीत सरकार ने यह वीडियो भेजा है। सड़कों पर गाड़ियां लौट आई हैं, कम छात्रों की संख्या के साथ स्कूल खोल दिए गए हैं, फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गए हैं, लोगों को घर से ही काम करने के लिए कहा जा रहा है। 10 लोग शादी या अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। न्यूजीलैंड की स्वास्थ्य महानिदेशक एशले ब्लूमफील्ड ने कहा है कि संक्रमित मरीजों की कम संख्या से हमें यह भरोसा हो रहा है कि हमने लक्ष्य को पा लिया है। जीरो तो नहीं हुआ है, लेकिन हमें अब पता है कि नए केस कहां से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन ने कहा है कि कोरोना वायरस फिलहाल मिट गया है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना होगा। न्यूजीलैंड में अभी तक 1474 केस सामने आए, जिसमें से 1229 ठीक हो गए और मरने वालों की संख्या मात्र 19 ही रही। न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च बोल के एक छोटा सा शहर से बोल रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ सिचुएशन बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। हम लोग का अभी तक यहाँ पे अलर्ट लेवल 4 में था, जिसका मतलब था कंप्लीट लॉकडाउन। वो आज से उठ गया है, तो हम लोग अभी अलर्ट लेवल 3 में आ चुका है। हम लोग का यहाँ टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। कल तक 1,26,000 टेस्ट हो चुका था और हमारा पॉपुलेशन है 45 लाख। पर कैपिटा के हिसाब से बहुत ही हाई है और वो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। लकीली हम लोग का यहाँ पे सिचुएशन लगभग कोरोना मुक्त हो चुके हैं। कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं हुआ है, बट लगभग हम लोग ठीक हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बर्गर किंग फूड पिकअप में गाड़ी का इतना लाइन है। देखिए, ये वक्त वो वक्त नहीं है जब किसी की धर्म, जाति या कोई भी कुछ भी देखा जाए,
क्योंकि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो धर्म देख के नहीं आएगी। कोई भी धर्म का आदमी हो, प्लीज़ धर्म मत देखो, हेल्प करो जितनी आप एक दूसरे की कर सकते हो। यही हमने न्यूजीलैंड में किया है। हमने कोई नेशनैलिटी नहीं देखी, हमने किसी का धर्म नहीं देखा, किसी की जाति नहीं देखी। जो जिसकी हेल्प कर सकता था सबने हेल्प करी है। आप लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो आप लोग कोविड-19 को हरा पाएंगे। हम सब मिलकर कोविड-19 को हरा पाएंगे। अब एक दूसरा देश है ताइवान। ताइवान ने तालाबंदी का सहारा नहीं लिया, लेकिन उसने बाकी अपने नियमों को सख्त कर दिया। जिस ताइवान के बारे में कहा गया था कि चीन के नजदीक होने के कारण कोविड-19 से सबसे बुरी तरह से यह दूसरा देश होगा जो प्रभावित होगा, मगर ताइवान अपने उपायों से मस्त है, बगैर तालाबंदी किए हुए। ताइवान में अप्रैल के महीने में 5 दिन ऐसे रहे जब कोई केस नहीं आया। मार्च में भी 2 दिनों तक कोई केस नहीं आया। ताइवान में सिर्फ 6 लोगों की मौत हुई है और संक्रमित लोगों की संख्या 429 के आसपास ही रही। ताइवान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जुलाई के अंत तक कोरोना वायरस अंत भी हो सकता है। ताइवान ने 31 दिसंबर से ही कदम उठाने शुरू कर दिए और बगैर तालाबंदी के उसने ये लक्ष्य हासिल कर लिया। शुरू से ही ताइवान फैसले लेने लगा था। चीन के वुहान से हर हफ्ते दर्जनों फ्लाइट आती थी। इसके बाद भी ताइवान ने संक्रमण पर काबू पाया है। यहाँ शर्तें तो लागू हैं मगर जिंदगी चालू है। और ताइवान में बड़ी संख्या में भारत के छात्र भी रहते हैं। उन्होंने अपने अनुभव हम भारतीयों के लिए भेजे हैं ताकि हम सीख सकें कि हम ताइवान के मॉडल से क्या कुछ ले सकते हैं। मेरे कॉलेज में क्लास में जाने से पहले मुझे टेम्परेचर देना पड़ता है। क्लास में मैं हर दिन जहाँ बैठता हूँ सेम प्लेस पे मुझे बैठना पड़ता है। हर बच्चा अल्टरनेट सीट पे बैठता है, यानी 1 मीटर होने चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, और आप जगह चेंज नहीं कर सकते। हर दिन सेम प्लेस पे बैठेंगे। आप अगर बस में चढ़ते हैं तो बस में विदाउट मास्क नहीं चढ़ सकते। अगर आप चढ़ते हैं तो फ़ाइन देना पड़ेगा। फ़ाइन भी बहुत तगड़ा फ़ाइन है यहाँ पे फ़ाइन करीबन है 60,000 NTD। इट्स मीन्स इंडियन अप्रॉक्स 1.2 लाख एंड स्टार्टिंग है वो, स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, और पब्लिक प्लेस पे भी विदाउट मास्क नहीं जा सकते हैं। इवन हम कैंटीन में जाते हैं तो हमारी टेम्परेचर ली जाती है और फिर टेम्परेचर लेने के बाद हमें ये मार्क दिया जाता है। तेरे पास है क्या मार्क? हाँ, मेरा भी है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, मार्क दिया जाता है। ये इस मार्क का मतलब ओके, ये बंदा जा सकता है, क्लास में भी जा सकता है एंड कैंटीन में भी जा सकता है। यहाँ लोग सुनते हैं, काम भी करते हैं, क्योंकि ये डिसीज़ है, नॉट लाइक कोई पॉलिसी आया मेरे किसको, क्योंकि डिसीज़ आया खुद को अफेक्ट होता है। अगर खुद आदमी ठीक है तो वहाँ पे 90% तक का काम हो जाता है, इसीलिए अप्रॉक्सीमेटली 90 तक हो जाता है। एंड ताइवान ने जनवरी स्टार्टिंग से ही यहाँ सिचुएशन संभालना स्टार्ट कर लिया है। एंड ऐसे भी नहीं था कि अभी ये सिचुएशन आ गया, मास्क नहीं मिल रहा, सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। और रूल्स पे हर टाइम इमीडिएटली रिफ़्रेश किया जाता है, रिव्यू किया जाता है क्या हो रहा है। एंड मास्क भी ना हर पर्सन को लाइक इतना दिन के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल 1 वीक या 2 वीक्स के लिए 9 डेज के लिए 14 मास्क 14 मास्क ऐसे दिया जाता है। और सस्ता भी है, ऐसे जैसे जो उस प्राइस में नहीं सेल किया जा सकता। यहाँ पे वॉशरूम्स में पोस्टर्स लगे हुए हैं कि आपको हाथ कैसे धुलने हैं। सारे स्टेप्स 1 बाय 1 आपको बताए गए हैं। इसके अलावा आप कभी भी अगर छुट्टियों में घूमने जाते हो तो आपको इसका लेखा जोखा अपने यूनिवर्सिटी स्टाफ को बताना होता है। वो उसके बाद वो चेक करते हैं कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में गए हो जहाँ पे रिसेंटली ताइवान में कोविड-19 के केसेस मिले हैं तो आपको तुरंत हॉस्टल फैसिलिटीज़ में क्वारंटाइन किया जाता है 14 दिनों के लिए। और अगर कोई बच्चे को डर है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, कोविड-19 दुनिया में इस हिसाब से फैल रहा है, तो उसके लिए लाइव क्लासेस की व्यवस्था की गई है। हर रोज़ जब हम जो लोग यूनिवर्सिटी जाके क्लास लेना चाहते हैं, जब क्लास लेते हैं उसी वक्त टीचर लाइव होती है, उस बच्चे को भी पढ़ाती है जो घर से पढ़ना चाहता है। और इस बीच 3 मई को कोविड-19 से लड़ने वाले योद्धाओं और देशवासियों का हौसला बढ़ाने के लिए नौसेना समुद्र में एक फॉर्मेशन बनाएगी, आसमान में वायुसेना उड़ान भरेगी और सेना के बैंड अस्पतालों में जगह जगह पर संगीत बजाएंगे ताकि लोगों का हौसला बढ़े। On behalf of the defense services,
we have decided to express our gratitude to all the Corona warriors, every person who has been involved in providing support to our nation and to its people, in ensuring that all of us remain safe and we are able to overcome this problem in the days ahead. और अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्या कोरोना से लड़ने का एकमात्र मॉडल तालाबंदी ही है, और तालाबंदी का सुझाव क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया था? यदि नहीं दिया तो यह आइडिया आया कहां से? तो आपने देखा कि हमारे पास तालाबंदी को लेकर एक मॉडल है न्यूजीलैंड का, और एक मॉडल है ताइवान का जिसने तालाबंदी नहीं की मगर बीमारी को कंट्रोल किया। न्यूजीलैंड ने तालाबंदी की और बीमारी को कंट्रोल किया और वहां एक लेवल से घटाकर दूसरे लेवल तक न्यूजीलैंड ले आया है। पर क्या इसका सुझाव विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से आया था? हम सब के दिमाग में पैंडेमिक शब्द आ गया है, जो 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि कोविड-19 को महामारी कह सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में यह बात ऐसे पहुंची कि उस दिन इसे महामारी घोषित की गई थी, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की डिक्शनरी में, उसकी नियमावली में सबसे बड़ा अलार्म जो चेतावनी है वो 30 जनवरी को जारी की गई थी। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, 194 देशों को यह चेतावनी जारी की गई थी, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की नियमावली में इससे बड़ी कोई चेतावनी नहीं है। तो जवाबदेही के हर प्रश्न को 11 मार्च से नहीं 30 जनवरी से शुरू करना चाहिए कि हमने 30 जनवरी को जब हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न की घोषणा हुई उसके बाद से क्या किया। हमने WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन से पहले बात की थी, उनकी बातचीत का कुछ हिस्सा रह गया था जो आज हम दिखाना चाहते हैं। हमने 2-3 सवाल पूछे थे कि तालाबंदी का फैसला क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन का था, क्या उसकी निर्देशिकाओं में, गाइडलाइंस में तालाबंदी है, और दूसरा चीन को लेकर WHO पर जो आरोप लगते हैं उसके बारे में WHO का क्या कहना है। तो कोई समझ है कि इस संख्या के बाद हमें तालाबंदी हटा लेनी चाहिए, क्योंकि आपने जो क्वारंटीन की गाइडलाइन दी है उसमें पॉपुलेशन लॉकडाउन की बात नहीं है। WHO ने कभी लॉकडाउन की बात नहीं करी थी। उन्होंने सारे मेजर्स बताए थे, जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह और बाकी पब्लिक हेल्थ मेजर्स, जिससे ये डायग्नोसिस, डिटेक्शन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, कॉन्टैक्ट्स का क्वारंटीन, तो यही सारे जो मेजर्स थे। पर कई देशों ने इससे भी ज़्यादा कठोर तरह के मेजर्स यूज़ किए, लॉकडाउन वगैरह कई देशों में हम देख रहे हैं। तो अब बाहर निकलने का जो तरीका है वो जो है, इट हैज़ टू बी स्लो एंड मेजर्ड अप्रोच, और उसको मेरे ख्याल से देखते हुए, एक एक स्टेप को देखते हुए, समझते हुए अगला स्टेप लेना चाहिए। शुरू में आपने चीन को लेकर बड़ी अच्छी बातें कही, लेकिन चीन को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है कि WHO काफी नरम रहा चीन को लेकर, बहुत भरोसा करता रहा चीन पर, और इसी की वजह से आपने दुनिया को अलर्ट मैसेज देने में देरी कर दी। जैसे मैंने आपको बताया, WHO जो है वो हर देश के साथ सेम व्यवहार करता है और सेम रिलेशनशिप रखता है। हमारे 194 देश हैं जो मिलकर, इनको मेंबर स्टेट्स कहते हैं, WHO को चलाते हैं। हम तो सिर्फ सेक्रेटेरिएट हैं, ये देश ही हमें चलाते हैं और हमें नियम वगैरह बनाते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया, चीन ने 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को हमने इमरजेंसी टीम अपना ऑपरेट कर दिया था, और 5 तारीख से जो न्यूज़ अपडेट्स हैं वो देने लगे थे।
और 14 जनवरी को हमने ये भी कहा था कि ये एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, मनुष्य से मनुष्य, क्योंकि पहले जानवर से मनुष्य में आया, फिर जल्दी पता लग गया कि मनुष्य से मनुष्य में ये फैल सकता है और पर उसमें सावधानी आप रहे। ये भी कह रहे थे कि पहले आपने कहा कि नहीं ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है, फिर कहा कि ह्यूमन टू ह्यूमन है, फिर आपने कहा कि इमरजेंसी लगाते हैं, हेल्थ इमरजेंसी है 30 जनवरी को, लेकिन उसके पहले फिर बहुत आगे जाकर कहते हैं कि ट्रैवल पे बैन नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह का कंफ्यूजिंग सिग्नल WHO की तरफ से गया। पेंडेमिक 11 मार्च को घोषित करने में आपने बहुत देर की। एक डेट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी और वो है 30 जनवरी, जिस दिन WHO को सबसे ऊंचा जो इमरजेंसी है वो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। और आज तक 70 साल के इतिहास में सिर्फ 6 बार ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बुलाया गया है, जैसे H1N1 में हुआ था, जीका में हुआ था और एबोला में हुआ था। तो वो 30 जनवरी को जब सिर्फ 80 पेशेंट चाइना के बाहर मिले थे, एक भी मौत नहीं हुई थी। इंडिया में उसी दिन एक पहला पेशेंट मिला था केरल में। तो 30 जनवरी को ही वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इमरजेंसी हमने बोल दिया था। पैंडेमिक जो होती है वो सिर्फ इन्फ्लुएंजा के लिए इससे पहले वो शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो 30 जनवरी को पूरी दुनिया को बता दिया था कि इससे ज्यादा बड़ी इमरजेंसी नहीं हो सकती, सब सावधान हो जाएं, पूरा अपना एक्टिवेट मैं करें। एक रोकना चाहता हूं आपको, क्योंकि हम ये समझते हैं साधारण, मैं खासकर मैं भी इसमें ये समझता हूं कि 11 मार्च को आपने पेंडेमिक की घोषणा की थी, ये ज्यादा बड़ा अलार्म था 30 जनवरी की तुलना में, लेकिन आप ये कह रही हैं कि 30 जनवरी वाला ज्यादा बड़ा अलार्म था 11 मार्च की तुलना में। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस जो 2005 ने सब देशों ने मिलकर बनाया और उन्होंने कहा कि हम अब ये रेगुलेशन को हम यूज करेंगे जब कोई भी इमरजेंसी होगा, उसके प्रति ये सब जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न होता है वो सबसे ऊंचा होता है। कभी पैंडेमिक की बात नहीं करी ये देशों ने मिलकर। पैंडेमिक जैसे मैंने कहा, इससे पहले पूरे इतिहास में सिर्फ इन्फ्लुएंजा के लिए ये शब्द यूज किया गया। ये पहली बार ऐसा है कि और किसी बीमारी के लिए पैंडेमिक शब्द यूज हो रहा है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि 30 जनवरी को दुनिया को पूरी इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी और उसके साथ ही सारी बातें भी बताई थी। ये तथ्य को हम इग्नोर कर रहे हैं कि चीन में जो डॉक्टर ली थे जिन्होंने पहली बार बताई कि ये वायरस हो सकता है, तो ऐसे विसिल ब्लोअर की आवाज दबाई गई, बाद में उनका निधन भी कोरोना से ही हुआ। हाँ, ये जरूर बहुत अफसोस की बात है कि शुरू में जो डॉक्टर वहां पे बोल रहे थे उनकी बात सुनी नहीं गई। हो सकता है कि कुछ हफ्ते उससे गेन हो जाते, तो उसकी तो अफसोस की ही बात है वो। एक बहुत अगर आप इसमें कुछ मदद कर सकें इस सवाल के जवाब में, कि भारत में कई तरह के स्टिग्मा हैं। जैसे कोई नर्स मोहल्ले में जा रही है अस्पताल से लौट के, तो लोगों को लगता है कि उससे फैल जाएगा, तो उस पर लोग हमला कर दे रहे हैं। कोई किसी का निधन हो गया है, अंतिम संस्कार के लिए गांव वाले जमीन नहीं दे रहे हैं, तो डेड बॉडी को लेकर या जो ह्यूमन बॉडी है जो चलता फिरता है, कई तरह के ऐसे कि छू देने से स्टिग्मा एक तरह से फैला हुआ है। कोई तरीका है इसको लेकर काउंटर करने का, आम लोगों को समझाने का? ये बहुत बहुत जरूरी है कि जो अफवाहें वगैरह फैलती हैं, रूमर्स फैलते हैं सोशल मीडिया में ज़्यादातर, उसको लोग उस पर भरोसा ना करें और जो भरोसेमंद जगह हैं वहाँ से अपना इन्फॉर्मेशन पाएं। जैसे सरकार के वेबसाइट से या SMS वगैरह जो सरकार भेजती, जो WHO का वेबसाइट है, अभी WHO ने व्हाट्सएप हिंदी में भी शुरू किया है, जो चैटबॉट है वो हिंदी में इंफॉर्मेशन देती है और उसमें आप सवाल भी कर सकते हैं और WHO से सवाल करके उसके आंसर्स मिल सकते हैं आपको। तो इस तरह के भरोसेमंद जगह से लोग अपना इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। और दूसरी बात आपने बहुत ठीक किया कि स्टिग्मा, क्योंकि मैं खुद HIV और TB में मैंने बहुत साल काम किया है और मैंने देखा है कि HIV और TB भी कैसे एक समाज को और एक परिवार को भी तोड़ सकता है। अपने माँ बच्चों के बीच में
एक सस्पिशन और बड़ी दुख की बात होती थी जब मैं देखती थी। तो ऐसा नहीं होने देना चाहिए। ये डर की बात नहीं है, मेरे ख्याल डर भी बहुत है लोगों में, क्योंकि 24 घंटे हम लोग देखते हैं। और इसमें मैं कहूँगी रवीश जी की मीडिया का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि ठीक तरह के इंफॉर्मेशन लोगों को दें, डर ना फैलाएं, और एक दूसरे के एकजुटता की ज़रूरत है, भाईचारे की ज़रूरत है, हमें कंपैशन की ज़रूरत है, एक दूसरे को हेल्प करने की ज़रूरत है, और घृणा से ना देखें। लोग बेचारे जिनको इन्फेक्शन हो गया है वो क्या कर सकते हैं, किसी को भी हो सकता है। तो और वो ठीक हो जाएंगे, मोस्टली ठीक हो जाते हैं लोग, और उसके बाद वो इन्फेक्शन नहीं फैलाते हैं दूसरों को। तो घर से बाहर निकलना वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल ये समाज को अभी एकजुटता दिखानी चाहिए, यही टाइम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या स्वामीनाथन हमसे बात करने के लिए। मैंने आपका काफ़ी वक्त लिया, लेकिन ये संवाद ज़रूरी था कि हिंदी में आप लोग भी बात करें, आप कर भी रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जैसा कि WHO ने हिंदी में चैट बॉक्स बनाया है, अन्य भारतीय भाषाओं में भी, दुनिया की अलग अलग स्वीकृत भाषाओं जो शेड्यूल लैंग्वेज है उसके अलावा भी WHO कोशिश कर रहा है कि उनमें संवाद की कोशिश की जाए, ज़्यादा जानकारी दी जाए। ये वक्त है वैज्ञानिक चेतना पर भरोसा करने का, क्योंकि महामारियों को हमने इसी विज्ञान से हराया भी है। ये ज़रूर है कि यही विज्ञान इस महामारी के समय इस वक्त हमारी उतनी मदद नहीं कर रहा, मगर भरोसे से ही हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिनेवा से हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार। नमस्कार।